नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस का रिवीजन मॉड्यूल। ठीक है, और हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया था। इससे पहले हम स्पोर्ट्स एंड योगा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेक्चर 2 है। पहला जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें क्या कुछ टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से वो 2 पार्ट्स में अपलोड किया है। तो आइए देखते हैं लेक्चर 2। इसमें हम बात करेंगे नेचर एंड रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। क्या उसकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका रहती है, क्या उसकी प्रकृति है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर देखें हम उसको, उसकी जो प्रकृति है वो 2 तरीके से है। एज अ सब्जेक्ट देखें या फिर एज अ सिस्टम देखें। हमने पहले बात की थी फर्स्ट लेक्चर में कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सिस्टम भी होता है और एज अ सब्जेक्ट भी, हम उसको एज अ डिसिप्लिन भी। एज अ सब्जेक्ट बात करें तो अब कुछ लोग हैं जो एज अ सब्जेक्ट को कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विज्ञान है, साइंस है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट्स है, कुछ कहते हैं ये साइंस नहीं है, कुछ कहते हैं ये ना साइंस है ना आर्ट्स है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर एज अ सिस्टम बात करें तो ये मैनेजेरियल और इंटीग्रल के बारे में बात करता है। हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी। जो मैनेजेरियल है वो जो हायर अथॉरिटी है और उसको ही सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट मानता है, और इंटीग्रल है वो सभी को, चाहे पियोन हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे चाय पकड़ाने वाला हो, उन सबको इंटीग्रल जो सिस्टम है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट मानता है। जबकि मैनेजेरियल क्या है, सिर्फ हायर अथॉरिटी को। जो पोस्ट कॉर्प एक्टिविटीज हमने पहले लेक्चर में पढ़ी थी उनको जो देखता है वही मैनेजेरियल सिस्टम है ना, उसको ही पार्ट मानता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो हम सबसे पहले देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ साइंस। अब कौन कौन है भाई सपोर्टर्स इसके जो कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विज्ञान है। तो सबसे पहले तो वुड्रो विल्सन है ना, इनका नाम आप बार बार पढ़ेंगे, आगे अप्रोचेस पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे, इवोल्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का देखेंगे तब भी देखेंगे। और विलोबी, ये 2 थिंकर्स हैं। वुड्रो विल्सन तो देखो इनके बारे में, ये फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहे जाते हैं। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन हुआ तो उसके फर्स्ट फेज में इन्होंने ही जो अहम भूमिका थी वो निभाई थी। बाद में ये यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स भी रहे हुए हैं। तो ठीक है, तो ये सपोर्टर है किस थॉट के कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विज्ञान है। अभी इसमें कुछ आर्गुमेंट्स ये लोग देते हैं। तो वो क्या क्या आर्गुमेंट है, सबसे पहले तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिवर्सल प्रिंसिपल होते हैं, जैसे साइंस में होते हैं। साइंस में जैसे हम लोग मान लो ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ना। आप चाहे कहीं पर भी चले जाओ, जी का फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ग्रेविटी में जो ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जी कैपिटल जी की बात कर रहा हूँ। फिर अपन बात करें तो साइंस की तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे हायरार्की है, पद सोपान, और डिवीजन ऑफ वर्क है, कार्य का जो डिवीजन होगा वो, ये सब यूनिवर्सल है। कहीं पर भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वहां पर पद सोपान होगा, कहीं पर भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वहां पर डिवीजन ऑफ वर्क होगा। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य होता है, जैसे विज्ञान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य होता है वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से नवलोक प्रशासन बना, नवलोक प्रबंधन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों थ्योरीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही बनी है। फिर यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे साइंटिफिक मेथड का यूज साइंस में किया जाता है वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड और पर्ट, ये सारी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जिनका यूज किया जाता है। फिर ये लोग कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वैल्यू फ्री है, मूल्य आधारित नहीं है। जैसे साइंस है, जैसे साइंस में कोई भी प्रिंसिपल है तो उसका मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है, तो वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी वैल्यू फ्री बताते हैं। और कहते हैं कि ये जो है ये कुछ रूल्स और रेगुलेशंस पे काम करती है। ठीक है। तो और इसके बाद में ये लोग कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी भी कर सकती है, जैसे साइंस कर सकती है। साइंस आगे की, जैसे ज्योग्राफी एज ए साइंस लें तो वेदर प्रिडिक्शन करती है, वैसे ही जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम है वो आगे पहले ही फॉर्मुलेशन से पहले ही अपन लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं उसमें क्या क्या होने वाला है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो काउंसलर होता है, एडवाइजर होता है पॉलिटिशियन का। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, जैसे डॉक्टर मरीज को देखता है, उसको बताता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर किसी चीज के लिए एडवाइस करता है कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटर भी उसी तरीके से पॉलिटिशियन का काउंसलर या एडवाइजर होता है। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में विज्ञान की तरह यूनिवर्सल टेक्स्ट है ना। जैसे विज्ञान में बहुत सारे पुराने यूनिवर्सल टेक्स्ट हैं, वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्स्ट है। इसमें पॉलिटिक्स बाय अरिस्टोटल, अरस्तु का पॉलिटिक्स है, और प्लेटो, अफलातून का रिपब्लिक है ना, प्लेटो का रिपब्लिक है। तो ये सारे यूनिवर्सल टेक्स्ट हैं। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है विज्ञान की तरह। जैसे मान लो जैसे फिजिक्स है ना, अब फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स के, मैथ्स के बिना फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, है ना। जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपस में इंटर रिलेटेड है, तो वैसे ही ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट है वो भी इंटरडिसिप्लिनरी है। जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे तो पॉलिटी भी पढ़ते हैं, मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं, ठीक है, लॉ भी उसमें आ जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं ना, एथिक्स भी उसमें आ जाता है, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी वाली कुछ चीजें उसमें आ जाती हैं। तो ये सब चीजें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरडिसिप्लिनरी बनाती हैं। ठीक है, तो ये हमने एक बार देखो सारी चीजें समझ ली। विल ट्राई एंड रिपीट ऑल दिस। देखते हैं, चलो एक बार ये वापस से देख लेते हैं।
ठीक है, तो हमने जो बात की वो क्या है, क्या क्या आर्गुमेंट हैं। एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिवर्सल प्रिंसिपल होते हैं, साइंस की तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट की का काम होता है साइंस की तरह। फिर साइंटिफिक मेथड और टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैल्यू फ्री है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रेडिक्शन की कैपेबिलिटी है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो काउंसलर होता है। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिवर्सल टेक्स्ट होते हैं जैसे विज्ञान में होते हैं। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है। तो ये सारी जो आर्गुमेंट्स है ये वुड्रो विल्सन और विलोबी जैसे सपोर्टर्स द्वारा दिया गया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को विज्ञान क्यों माना जाए, ये विज्ञान है क्यों। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अ साइंस, है ना। देखो ये पी ए जहां पर भी लिखा हुआ है ना, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं आपको, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई हैव डेवलप्ड माई सेल्फ की अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नोट्स में से कंप्लीट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हटा करके, है ना, जैसे ये पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है इसको हटा करके सब जगह अगर पीए लिख दो ना, तो नोट्स अगर 100 पेज के हैं तो वो 50 पेज के हो जाएंगे, है ना। तो दिस जो वर्ड है ना इसमें इतना ग्रेविटास है, तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में ज्यादातर जगह, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टाइपिंग है ना थोड़ा राइटिंग से भी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। एनीवे ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हमने विज्ञान तो बना दिया। अब बाकी जो कुछ और थिंकर्स हैं वो कह रहे हैं तो ये तो विज्ञान नहीं है। तो विज्ञान क्यों नहीं है, पहले तो ये कौन कौन थिंकर्स हैं जो कह रहे हैं। देखो रॉबर्ट डहेल है, इनके बाद में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्री प्रॉब्लम्स, है ना, ये किताब भी है इनकी। फिर पॉल एप्पल भी है, कोहन है, मॉरिस है। तो ये सारे सपोर्टर्स हैं किस बात के, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विज्ञान नहीं है। फिर इसमें आर्गुमेंट ये क्या क्या देते हैं कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप कह रहे हो वैल्यू फ्री है, ये तो वैल्यू ओरिएंटेड है। कैसे वैल्यू ओरिएंटेड है, कि जो भी प्रशासक है वो इंसान ही तो है, वो जब भी काम करेगा कुछ ना कुछ वैल्यूज, कुछ ना कुछ एथिक्स, कुछ ना कुछ जो कोड ऑफ कंडक्ट उसको दिया हुआ है, मॉरल कोड दिया हुआ है, उसके बेसिस पे काम करता है, इसलिए ये वैल्यू ओरिएंटेड है। फिर लैक ऑफ एक्यूरेसी इन प्रिडिक्शन। अब आप, है ना, जैसे विज्ञान में तो बहुत सटीक प्रिडिक्शन होते हैं, परंतु अब जैसे विज्ञान में आपको यहाँ से कोई सैटेलाइट भेजना है तो उसमें बिल्कुल परफेक्ट प्रिडिक्शन है, पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कोई प्रोडिक्शन नहीं है, तो एक्यूरेसी इतनी प्रॉपर नहीं है। फिर बिहेवियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। अब बिहेवियर एडमिनिस्ट्रेटर का, सिविल सर्वेंट का बिहेवियर वेरिएबल है, ये कोई फिक्स तो है नहीं, विज्ञान में तो चीजें फिक्स है। फिर जैसे साइंस में लेबोरेटरी होती है वैसी लेबोरेटरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो हमने कहीं नहीं देखी। तो रॉबर्ट डेल, पॉल एप्पल भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई लेबोरेटरी हमने नहीं देखी, ऐसी होती नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी बताते हैं कि ये इकोलॉजी, है ना, अपने पर्यावरण और अपनी पारिस्थितिकी और सर्कमस्टांसेस के साथ में वेरिएबल है। जैसे जैसे इकोलॉजी में चेंज होता है वैसे वैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होता है। तो ये लोग, ये जितने भी थिंकर्स हैं, ये इसको बना क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये विज्ञान नहीं है। जैसा कि वुड्रो विल्सन ने बताया कि ये विज्ञान है, तो ये कह रहे हैं ये विज्ञान नहीं है। ठीक है, तो हमने विज्ञान बना दिया, फिर उसके बाद में विज्ञान से हटा दिया। अब उसके बाद में हम लोग बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अब कला का विषय बनाना है, आर्ट बनाना है। तो इसके जो सपोर्टर्स हैं ये एमपी शर्मा है और टीड है। एमपी शर्मा महादेव प्रसाद शर्मा है, ये फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं भाई जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो कला है ना, आर्ट है। कैसे आर्ट है, तो आर्गुमेंट क्या क्या देते हैं ये, कि सिविल सर्वेंट है वो क्रिएटिव होता है। कैसे, आर्टिस्ट की तरह। जैसे आर्टिस्ट क्रिएटिव होता है वैसे ही सिविल सर्वेंट भी क्रिएटिव होता है, क्योंकि आर्टिस्ट को क्रिएटिविटी चाहिए अपनी आर्ट को प्रदर्शित करने के लिए, बनाने के लिए, तो वैसे ही पॉलिसी फॉर्मुलेशन सिविल सर्वेंट को भी क्रिएटिविटी चाहिए। फिर सिविल सर्वेंट को, जैसे आर्टिस्ट को कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे पेंटर है उसको ब्रश चाहिए, कलर चाहिए, वैसे ही सिविल सर्वेंट को भी मीडियम चाहिए, जैसे कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसका मीडियम होता है। ठीक है, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वेरिएबल टू टाइम एंड स्पेस। ये जैसे कि आर्ट्स होता है वो टाइम और स्पेस के साथ में वेरिएबल होता है, वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी वेरिएबल है। फिर आर्टिस्ट और सिविल सर्वेंट्स दोनों को ही ट्रेनिंग चाहिए, तो ये ट्रेनिंग भी कॉमन बात है, इसलिए ये आर्ट है। फिर रोल ऑफ पर्सनालिटी इज इंपॉर्टेंट टू बोथ, है ना, दोनों के लिए ही पर्सनालिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए एमपी शर्मा और टीड क्या कह रहे हैं कि ये आर्ट है, ये क्या है, विज्ञान है ना। तो इसको पहले तो हमने पहले तो हमने क्या बनाया, इसको साइंस बनाया। एक सेकंड में इरेजर ले रहा हूँ। पहले हमने साइंस बनाया, उसके बाद में कहा कि ये साइंस नहीं है, फिर हमने कहा कि ये आर्ट है। फिर हम इसको देखते हैं आर्ट में। देखो एक बार ये वापस से देख लेते हैं, इसके सपोर्टर्स कौन कौन है, ये देख लेना, याद रखना। एमपी शर्मा, महादेव प्रसाद शर्मा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और उसके बाद में इन्होंने क्या क्या आर्गुमेंट दिए कि सिविल सर्वेंट क्रिएटिव होता है, दोनों, सिविल सर्वेंट को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वेरिएबल होता है, और दोनों को ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और रोल ऑफ पर्सनालिटी दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। फिर एक जो थॉट प्रोसेस है वो ये भी आता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना तो साइंस है ना ही कला है। ठीक है, नीदर साइंस नॉर आर्ट, है ना। तो वो लोग कहते हैं कि ये सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस है, और ये ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है। भाई इसको परेशान मत करो, ये ना साइंस है ना कुछ, ये सब्जेक्ट है सोशल साइंस का, और ये ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है।
फिर हमने बात करी एज अ सब्जेक्ट, तो हमने देख लिया है ना, ये साइंस है कि आर्ट्स है, कि साइंस नहीं है, कि साइंस भी नहीं है आर्ट्स भी नहीं है। एज अ सिस्टम हम बात करें तो हमने पहले ही देखा मैनेजेरियल नेचर का होता है या फिर इंटीग्रल नेचर का होता है। अब मैनेजेरियल नेचर में तो सिर्फ हायर अथॉरिटी हु पार्टिसिपेट्स इन डिसीजन मेकिंग, मैंने पहले ही बताया आपको। जो पोस्ट कॉर्प एक्टिविटीज है ना, हमने पहले देखा था पोस्ट कॉर्प, पोस्ट कॉर्प है ना, पोस्ट कॉर्प में क्या क्या था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो ये सारी एक्टिविटीज जो लोग परफॉर्म करते हैं सिर्फ वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। हमने ये भी बात की थी कि संकुचित नैरो व्यू है। और फिर इंटीग्रल नेचर जो है इसका, वो कहता है कि सब लोग ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो हायर अथॉरिटी हो, चाहे टेक्निकल स्टाफ हो, चाहे क्लरिकल स्टाफ हो, सभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये अपने सिस्टम और एज अ सब्जेक्ट हमने बात कर ली नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। अब आगे हम देखेंगे रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलपिंग सोसाइटीज। तो इसमें देखो फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपिंग कंट्रीज में होगा, आप पहले सोचो कि डेवलपिंग कंट्रीज में क्या जो ब्यूरोक्रेसी है वो इसी तरीके से काम करती होगी जैसे इंडिया में करती है, या बाकी डेवलपिंग कंट्रीज में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में करती होगी, तो ऐसा है नहीं। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो डेवलप कंट्रीज में काम करती है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ठीक है, पारदर्शिता के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। सिग्निफिकेंट रोल होता है स्पेशलिस्ट का पॉलिसी मेकिंग में। जैसे अपने यहाँ पर जो है, देखो दो कंसेप्ट हैं, जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट का। अपने यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो जनरलिस्ट होते हैं, है ना। सिविल सर्वेंट जनरलिस्ट होते हैं क्योंकि उनको कोई स्पेसिफिक जो पॉलिसी मेकिंग होती है, पॉलिसी मेकिंग में हेल्थ डिपार्टमेंट में जो एसीएस लगा हुआ है वो एक आईएएस ऑफिसर है ना। अब ही नेसेसरीली डज नॉट हैव टू बी अ डॉक्टर। जबकि जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उसमें माना ये जाता है कि अब हेल्थ हेल्थ डिपार्टमेंट की पॉलिसी बनानी है तो भाई डॉक्टर्स को अपॉइंट करो, और जो इसी फील्ड में रिसर्च कर रहे हो उनको अपॉइंट करो। आप जर्नलिस्ट को क्यों अपॉइंट करते हो? तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट रोल ऑफ स्पेशलिस्ट इन पॉलिसी मेकिंग। फिर ओरिजिन ऑफ एनपीए। एनपीए क्या है? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसको हम बाद में देखेंगे, 1968 में इसका ओरिजिन हुआ था। जब इवोल्यूशन हम लोग देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तब हम एनपीए के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। अब फिलहाल के लिए यही समझ लो कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नया रूप है। फिर इसमें प्रोफेशनलिज्म इन ब्यूरोक्रेसी होती है ना। प्रोफेशनलिज्म क्या भारत में देखने को मिलती है? हाँ, थोड़ी बहुत जरूर देखने को मिलती है, पर नॉट एट पार विद प्रोफेशनलिज्म इन डेवलप्ड कंट्रीज। फिर डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होता है, विकेंद्रीकृत प्रशासन होता है यहाँ पर। जो जब इंडिया में या डेवलप्ड कंट्रीज में आप देखोगे तो केंद्रीकृत होता है, एक सेंटर ऑफ पावर होती है और उसके अराउंड बाकी चीजें होती है। फिर यहाँ पर पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है ब्यूरोक्रेसी में। हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो रोल है ब्यूरोक्रेसी का वो क्वालिटेटिव होता है। जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो क्वालिटेटिव रोल पे बेस्ड होती है। फिर इन ये जो कमिटेड होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं। इसके अलावा और क्या क्या फीचर्स हैं? ये जो यहाँ जो डेवलप कंट्रीज में एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो सेंसिटिव होता है। यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रिजिडिटी नहीं होती है। फिर कोऑर्डिनेशन बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड सिविल सर्वेंट्स, अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। एफिशिएंट सर्विस ऑफ डिलीवरी, जो भी काम सर्विस डिलीवरी है वो अच्छे से होती है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से होती है। रिसोर्स मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और इनोवेशन एंड अडेप्टेशन, नवाचारों पर ध्यान दिया जाता है, और अडेप्टेशन पे ध्यान दिया जाता है ना। तो ये फीचर्स हैं, ये रोल हम देख रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल डेवलप्ड कंट्रीज में। अगर देखें तो उससे पहले हमने देखे फीचर्स क्या हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलप्ड कंट्रीज में, है ना। तो ये बेसिक फीचर्स हैं। टार ये जो फीचर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। आप कहीं पर भी जब आंसर लिखोगे तो ये टार का यूज कर सकते हो। फिर बाकी ये सारे तो आपको एज इट इज पॉइंट्स हैं, है ना, एक बार देख लोगे तो भी याद रह जाएंगे, बहुत ज्यादा बेसिक पॉइंट्स ही हैं। फिर अगर फीचर्स हम डेवलपिंग कंट्रीज में बात करें, तो डेवलपिंग कंट्रीज में फीचर है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये कॉलोनियल लेगेसी है। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे भारत में जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहा है, चाहे सेक्रेटेरिएट हो चाहे डायरेक्टरेट्स हो, एवरीथिंग इज गिवन बाय ब्रिटिश, है ना। हम लोग उसको डेवलप जरूर कर रहे हैं, बट इट इज नॉट दैट वी हैव इनोवेटेड इट, इन्वेंटेड इट, है ना। ब्रिटिशर्स जो छोड़ करके गए थे उसको ही हमने आगे डेवलप किया है। तो ये कॉलोनियल लेगेसी है। फिर यहाँ पर जनरलिस्ट का रोल होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। जैसे हमने बात की कि हेल्थ डिपार्टमेंट का जो एसीएस है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो एक आईएएस ऑफिसर है, जबकि एक डॉक्टर होना चाहिए, ऐसा डेवलप कंट्रीज में मानना है। फिर जैसे मान लो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, या पीएचईडी डिपार्टमेंट है, या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका हेड जो होना चाहिए वो तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का हेड होना चाहिए, इंजीनियर ही होना चाहिए, परंतु डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय एसीएस लेवल ऑफिसर, जो कि आईएएस ऑफिसर ही होता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन हमको डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। एक्सेसिव एम्फेसिस दिया जाता है रूल्स एंड रेगुलेशन पे। अब जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे तो काम अटकेंगे ही, है ना, बहुत आसानी से काम होंगे नहीं। तो ऐसे रूल्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं नजर आते हैं, आप उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी दे सकते हो। दैट इज ऐसे कंसिडर्ड कि डेवलप्ड इकोनॉमीज जो हैं, जो कंट्रीज हैं, वो सोचते हैं कि कुछ रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए।
फिर अपन बात करें कॉन्फ्लिक्ट, हाँ तो ये तो बिल्कुल सही है कि मिनिस्टर्स और सिविल सर्वेंट्स में एनी टाइम आप यूट्यूब पे वीडियो खोल करके देख लो, आपको लल्लन टॉप पे और सब जगह एनी टाइम ये वीडियोस मिलते ही रहेंगे। फिर लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है। रैलियों में हम देखते हैं पार्टिसिपेशन अच्छा खासा है, परंतु पब्लिक सर्विसेज में ये पार्टिसिपेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सर्विसेज लेने में ये पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा नहीं है। फिर रेड टेपिज्म है ना, लाल फीताशाही एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है। अननेसेसरी डिले ऑफ वर्क है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज में। फिर हम बात करें क्वांटिटेटिव रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन का क्वांटिटेटिव रोल है, क्वालिटेटिव रोल नहीं है, क्योंकि देखो लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन है, सर्विसेज भी बहुत ज्यादा डिलीवर करने के लिए होती हैं, तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव रोल है। फिर ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो विकास प्रशासन है 1955 में, विकास प्रशासन का ओरिजिन यहाँ पर होता है। ठीक है, विकास प्रशासन अलग से टॉपिक है, तो हम लोग वहां पर देखेंगे विकास प्रशासन क्या है और प्रशासन का विकास क्या है। दो बेसिक, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, ये दो टॉपिक्स हैं। फिर ये हमने फीचर्स देखे कहाँ पर, डेवलपिंग कंट्रीज में। फिर अगर अपन बेसिक डिफरेंस देखें एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज की, तो हमने जो बात की उसी बारे में वापस से हम लोग एक बार देख लेते हैं। डेवलप कंट्रीज में अगर स्पेशलिस्ट होते हैं तो यहाँ जनरलिस्ट होते हैं। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑटो डेवलप्ड है ना, ये खुद के द्वारा इन्वेंटेड है और धीरे धीरे डेवलप हुआ है। अपने यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज में कॉलोनियल लेगेसी है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का क्वालिटेटिव रोल होता है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में क्वांटिटेटिव रोल होता है। डेवलप कंट्रीज में कोऑर्डिनेशन होता है सिविल सर्वेंट और मिनिस्टर्स के बीच में, और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप कंट्रीज में देखी जाती है और यहाँ पर ओवर इन्फेसिस किया जाता है रूल्स और रेगुलेशन का। यहाँ पर एनपीए आया था 1968 में, और यहाँ पर क्या आया, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आया 1955 में। फिर यहाँ पर बहुत कम करप्शन है, नेग्लिजिबल है, और यहाँ पर तो करप्शन भरपूर मात्रा में है। फिर प्रॉपर पब्लिक पार्टिसिपेशन डेवलप कंट्रीज में देखा जाता है और लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। दिस इज नॉट वेरी टफ। मैं आपको एक बात और बता दूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबसे इजी 65 मार्क्स हैं जो आप अच्छे से कवर कर सकते हो। इससे ज्यादा इजी मुझे तो आरएस के सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में कुछ भी पार्ट नहीं लगता है। तो आप इसको अगर 2-3 बार अच्छे से देख लोगे, आई गारंटी यू कि आप कोई कोई क्वेश्चन छोड़ करके तो नहीं आओगे, और इनफैक्ट आप बहुत अच्छे से, क्योंकि दीज आर ऑल, ये कीवर्ड्स हैं, इनके अराउंड सेंटेंस कोई भी बिल्ड कर सकता है। जब आपको अगर पता हो कि डेवलपिंग कंट्रीज में ब्यूरोक्रेसी है, उसमें जर्नलिस्ट होते हैं, तो आपको बाकी चीजें कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। परंतु अगर आपको ये बेसिक की पॉइंट्स याद नहीं है ना, तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंस की बात करी डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज में या कंट्रीज में। फिर देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ स्टेटमेंट्स हैं। अब वैसे ये स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा मतलब वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से या सिलेबस के पर्सपेक्टिव से, पर मुझे लगा कि अगर आप आंसर में कहीं पर भी इनको पुट डाउन करते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं। तो विलोबी जो थिंकर है वो कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, गवर्नमेंट का चौथा ऑर्गन है, इट इज द फोर्थ ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। फिर पॉल एप्पल भी ये कहते हैं विदाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट इज ओनली डिस्कशन क्लब, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बिना गवर्नमेंट क्या है, डिस्कशन क्लब है। जवाहरलाल नेहरू ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंस पे दिया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मीडियम ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। फिर पिगर्स हैं वो कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टेबलाइजर ऑफ सोसाइटी। और एक डब्ल्यू बी डॉनहम है, वो कहते हैं इफ आर कल्चर और सिविलाइजेशन फेल्स इट विल मेनली बी बिकॉज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहीं पर भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो मैं तो कहता हूँ एक दो ऐसे स्टेटमेंट चिपकाने कहाँ पर भी, शुरू में, बीच में, अंत में, पर एक दो ऐसे स्टेटमेंट्स डाल ही देना। अगर होगा तो लास्ट में हम लोग कवर करेंगे, ऐसे 10-20 स्टेटमेंट्स मैं आपको साथ में इकट्ठे करके दे दूंगा। फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन जनरल की, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखो मीडियम है पब्लिक वेलफेयर का। पब्लिक के बारे में कौन सोचेगा अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो आपको लगता है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम कर रहे हैं, वो कभी भी पब्लिक के बारे में सोचेंगे अगर उनके ऊपर लॉज और रेगुलेशंस का बाइंडिंग नहीं करे सरकार, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा। ठीक है, एक दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो सकती हैं, परंतु सब लोग ऐसा नहीं करेंगे। फिर ये सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस का जो मीडियम है वो भी यही है, सामाजिक आर्थिक जो जस्टिस है उसका ये मीडियम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये प्रोटेक्टर ऑफ कल्चर और सिविलाइजेशन का प्रोटेक्टर है। कैसे है, जैसे मेलों का आयोजन ये कराता है, फेस्टिवल्स का आयोजन ये कराता है। जैसे राजस्थान में देखो मेवाड़ महोत्सव होता है, मारवाड़ महोत्सव होता है, माउंट आबू में वो महोत्सव होता है। फिर मेले देखो, करनी माता का मेला लगता है, पुष्कर का मेला लगता है, आर्कियोलॉजी विभाग होता है, ये सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करने। हमारे यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता में जितना भी वो आर्कियोलॉजी का सर्वे हुआ, आप उदयपुर में देखोगे तो उदयपुर में यहाँ पर जो सभ्यता थी उसके लिए 5,000 साल पुरानी जो चीजें यहाँ से इकट्ठी हुई वो एक म्यूजियम में रखी हुई हैं। फिर कैरियर और डिपेंडर है ये डेमोक्रेसी का। कैसे डिपेंडर और कैरियर है कि इलेक्शंस कौन करवाता है, यही करवाते हैं, है ना। अभी जैसे आप देखोगे कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, इसी का पूरा रोल है। जब तक 1-2 महीने इलेक्शन चलेंगे, सातों चरण होंगे नहीं जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। फिर ग्रीवेंस रेड्रेसल का काम, जो भी शिकायत का निवारण है वो कैसे होता है और वो कौन करता है, तो वो भी ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम है।
फिर इन शॉर्ट्स रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन। अब रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर का काम कौन करता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता है। रेवेन्यू कलेक्शन का काम कौन करता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता है। पीस एंड इंटेग्रिटी को मेंटेन करने का काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता है। फिर मीडियम ऑफ लाइवलीहुड, सैलरी, वेजेस। अब जैसे मान लो कि आप अगर प्रशासक बनोगे और आपको कोई कह दे कि आपको बिना सैलरी के काम करना है, तो आप ऑब्वियसली नहीं ही करोगे। तो ये मीडियम ऑफ लाइवलीहुड भी आपके लिए होगा। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर 1990। अब देखो जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन आया उससे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है कौन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तभी तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो जैसे मान लो आप कंज्यूमर कोर्ट है ना, तो कंज्यूमर कोर्ट में आप जाओगे। अब कंज्यूमर कोर्ट नहीं होते थे तो उससे पहले आदमी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अगर परेशान करे तो कोर्ट में जाता था, फिर वो बहुत लंबा प्रोसीजर होता था। अब स्पेसिफिक कंज्यूमर कोर्ट्स बना दिए गए हैं। फिर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ कॉमन मैन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जाता है। और जो हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, हमारे लिए ये 65 मार्क्स का है, तो हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये किसी के लिए है ही नहीं। तो ये इंपॉर्टेंस एज अ सब्जेक्ट भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। अब हम देखो लास्ट में देखते हैं कि रीजंस फॉर इंक्रीजिंग रोल या स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्यों इंक्रीज हो रहा है, इसका जो कार्य क्षेत्र है वो क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप देखो कि पब्लिक वेलफेयर स्टेट का जो ओरिजिन है उसकी वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बढ़ रहा है। अब आप जो भी बात करोगे पब्लिक वेलफेयर की बात करोगे, तो ये जो कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट है, ये अवधारणा जो वेलफेयर स्टेट की है, इसकी वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बढ़ रहा है। फिर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो वेरियस चैलेंजेस हैं, जैसे नक्सलिज्म, जैसे कम्युनलिज्म, जैसे अभी अभी आजकल चर्चा में है अर्बन नक्सल्स, है ना, अर्बन नक्सल्स। तो ये सब जो चैलेंजेस हैं इंटरनल सिक्योरिटी के, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस वजह से बढ़ रहा है। फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ये सब ऐसी प्रॉब्लम्स है जो एक इंडिविजुअल इंसान तो लड़ ही सकता है, परंतु कम्युनिटी लेवल पे और बड़े लेवल पे कुछ काम करना है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। फिर वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है इसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बढ़ रहा है। फिर इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी। अरे ये एलपीजी देखो, एलपीजी गैस नहीं है, ये गैस नहीं है, ये है लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, है ना, और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जो 1991 में इंडिया में 1991 के बाद में इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उनका नाम एलपीजी दिया हुआ है। ठीक है, और फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन तो हमारी धड़ल्ले से 140 करोड़ हो गए, तो अब उसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, मतलब उसका रोल तो बढ़ेगा ही। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को तो हम कैसे बढ़ाएंगे, किस तरीके से बढ़ाएंगे, ये हम आगे जब इवोल्यूशन और बाकी चीजें देखेंगे उसमें देखते हैं। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। और ये लेक्चर्स देखो बहुत ज्यादा लंबे नहीं होने वाले हैं, आई गारंटी यू 4 5 6 घंटे में शायद ये सिलेबस पूरा कवर हो, पर आपके 65 नंबर A to Z, है ना, टू द पॉइंट सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।